नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मनोज झा के एक बयान पर किस तरीके से लालू परिवार बुरे फंसे हैं। जरा उसकी एक वानगी देखिए और समझिए कि किस तरीके से असहज भी हो रहे हैं। एक तरफ मनोज झा को भी बचाना है, दूसरी तरफ ठाकुर मतलब राजपूत मतदाताओं को भी नाराज नहीं करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि मनोज झा जो भाषण देने जा रहे थे राज्यसभा में, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लालू यादव को पढ़ाया गया था। तो क्या लालू यादव उस समय में ये ध्यान नहीं दिए कि ये जो ठाकुर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है बार बार, उससे ठाकुर असहज भी हो सकते हैं? क्या लालू यादव को लगा नहीं कि आज के दौर में भी ठाकुर ही एक सवर्ण में ऐसी जाति है जहां उनको 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 जो भी वोट मिलता है उसी समाज से आज भी मिलता है। तो क्या इन चीजों को वो इस तरीके से नजरअंदाज कैसे कर दिए, बड़ा सवाल है। और अब नजरअंदाज कर दिए तो कर दिए। जिस नैरेटिव को वो सेट करना चाहते थे उसका तो जस्ट उलट नैरेटिव सेट हो गया। महिला आरक्षण बिल पर बहस होनी चाहिए थी तो बहस होने लगा ठाकुर पर, और ठाकुर पर बहस होने लगा तो बहुत सारी चीजें सफाई में देनी पड़ गई। तो जरा लालू की सफाई भी सुन लीजिए, जो आपने सुना होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, अरे वो बेवकूफ है, जरा वो सुन लीजिए, तब हम इस पर चर्चा करेंगे। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात को बोले, सही बात को बोले। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा। जो सज्जन भाषण दे रहे हैं वो अपने कास्ट में संयम के लिए प्रसिद्ध आदमी, वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने। बीजेपी आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का। चेतन आनंद ने विरोध जताया, हम लोग के समाज का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? कि पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे, उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने गए, आपने सुन लिया, अब जरा तेजस्वी की बात की भी सुन लीजिए। जो है संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और इस पर हम लोग बात जो है चर्चा जो हम लोग करेंगे। हालांकि मनोज झा जी प्रोफेसर हैं, आपको भी पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। और मनोज झा जी जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुने गए हैं पार्लियामेंट में। इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अगर अवार्ड अगर किसी को मिला है तो वो मनोज झा जी को मिला है। उनके आचरण को देख के, उनके बुद्धिमानी को देखते हुए, जिस हिसाब से वो संसद में हर एक विषयों पे भाग लेते हैं। और जो चर्चा जो हो रही है ये महिला आरक्षण के समय में, जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो हैं इस आरक्षण का लाभ उठा सके। इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे। तो जो चंद लोगों की जहाँ तक बात है, और अगर आप देखिएगा जो लैंडलॉर्ड है, अगर ज़्यादा जो चंद लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा है, जिसकी आबादी ज़्यादा है उसके पास ज़मीन जो है ही नहीं। तो जो आज का संदर्भ में उन्होंने इस जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो रहे उनके पाठ को उन्होंने दोहराने का काम किया है। और हम लोग जो है समाजवादी लोग हैं। अब ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी लिखते हैं, और तो इसलिए ये कोई जात की बात नहीं बोली। ठीक है, ठाकुर जो है वो सरनेम, हम ही लोग अहीर जाति से हैं, यादव हम लोग सरनेम हम लोग जो है वो लिखते हैं। लेकिन आप देखिएगा चौधरी भी लिखते हैं, राय भी लिखते हैं, प्रसाद भी लिखते हैं।
तो ये तो लिखते हैं उनका कोई मतलब किसी के भावनाओं को नहीं, बल्कि सबको बराबरी का मौका मिले, चंद लोग जो है इस समाज में लाभ ना उठा पाए, ये उनका जो है संदर्भ कहना था। तो कहीं ना कहीं से राजनीति में तो आप लोग सब लोग समझते ही हैं, इसी तरीके का राजनीति चलता है। लेकिन लोग तो सब लोगों को A to Z वाले लोग हैं, सब लोगों को लेके चलते हैं। जितने राजपूत एमएलए हमारे पास उससे ज़्यादा बीजेपी में नहीं है, चाहे एमएलसी एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास ज़्यादा है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और हम लोग तो मानने वाले लोग हैं वीपी सिंह को, हम लोग तो मानने वाले अर्जुन सिंह को जिन्होंने 27% शिक्षा में आरक्षण दिया, वीपी सिंह जी ने जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया। हम तो मानते हैं रघुवंश जी को। इन तीनों से बड़ा कोई है क्या उस समाज में? रघुवंश जी ने मनरेगा दिया, ग्रामीण सड़कें दी। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लोग उलझा उलझा करके लोगों को रखते हैं। अब इस पे बताइए, अगर ये तो एक बात तो दुख की बात तो ये है, जीभ काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, मार देते, ई कर देते, वो कर देते। अगर हमारे दल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाजपा के लोगों को कहता तो हम इसमें भी खेद जो है प्रकट करने का काम करते हैं। तो आपने सुन लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। भाई उनकी योग्यता पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। और न हम यूट्यूबर्स पत्रकार हैं कि मनोज झा की योग्यता पर हम सवाल खड़ा कर दें। लेकिन वक्त आएगा तो मनोज झा के बहाली प्रोसेस पर भी चर्चा हो सकती है। वो कहाँ, पटना यूनिवर्सिटी से वो कैसे पहुँचे, हम मीडिया वाले हैं, ये तहकीकात करते रहते हैं। और मनोज झा से कोई मेरा आज का वास्ता नहीं है, लंबे समय का वास्ता है, तो बहुत सारी चीज़ें जानते भी है। खैर, उस पर चर्चा नहीं करनी है। तेजस्वी के बयान में आपने सुना होगा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया गया है। कहाँ, कौन दिया है भाई? और सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड देता कौन है? क्या पार्लियामेंट हाउस ने उनको दिया है? क्या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा गठित कमेटी ने उनको दिया है? किसने दिया है बेस्ट पार्लियामेंट्री का अवार्ड भाई? कौन है वो अवार्ड देने वाला? सोमनाथ चटर्जी को मिला है। हम लोग जो हर वर्ष जो दिया जाता है वो तो हम लोग जानते हैं, उसमें तो मनोज झा कहीं नहीं है। जो पार्लियामेंट के द्वारा विधिवत दिया जाता है, जिसकी शुरुआत कुछ वर्ष पहले हुई है, कहीं तो हमें नहीं मिला है। तो ये कौन सा अवार्ड की चर्चा कर सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि मनोज झा बहुत योग्य आदमी है? जो अवार्ड उनको दिया गया है वो अवार्ड अधिकृत अवार्ड नहीं है। और जिस दौर में इन्हें अवार्ड दिया गया उसमें 8-12 सांसद है, उसमें कांग्रेस का जो नेता प्रतिपक्ष है वो भी कोलकाता वाले वो भी हैं। कभी तो उनको लोग सदन में बोलते हुए नहीं देखा है, लेकिन अवार्ड उनको भी दिया गया। तो ये एक ऐसा अवार्ड है जो सिर्फ अवार्ड है। लेकिन तेजस्वी को मनोज झा के साथ खड़ा होना था तो वो खड़ा हुए, और खड़ा हुए तो इस अंदाज में खड़ा हुए कि आखिर कैसे जस्टिफाई करें मनोज झा के बयान को। और ठाकुर मतलब राजपूत थोड़ी होता है, ठाकुर का मतलब तो कर्पूरी ठाकुर भी है। तो भाई कविता में जिस ठाकुर की चर्चा हुई है वो ठाकुर क्या कर्पूरी ठाकुर है क्या? लोग मनोज झा भी कहा कि ठाकुरत्व हमारे अंदर भी है। तो भाई क्या ठाकुर का सिंबल क्या है? जो ठाकुरत्व आपके अंदर में है उसका सिंबल क्या है? वो सिंबल तो आप बताइएगा ना कि किस वो चीजें आई कहां से। हमारे अंदर भी ठाकुरत्व है तो आखिर ये ठाकुरत्व का सिंबल क्या है? कहां से ये ठाकुर आया? वहीं से आया जिस ठाकुर की चर्चा आप करना चाह रहे हैं, जिससे आज आप बचना चाह रहे हैं, वो सिंबल तो वहीं से है ना, जिससे आप बार बार बचना चाह रहे हैं। तो बात वो नहीं है। बात ये है कि जिस नैरेटिव को आरजेडी बार बार सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, वो कहीं ना कहीं इन्हें बैकफुट पर ला दे रहा है। रामचरितमानस पर तो वही चीज है ना। रामचरितमानस पर जिन
दोहे को लेकर चंद्रशेखर ने आपत्ति दर्ज की है। वो दोहा क्या है? लोहिया ने कई बार उसकी चर्चा की है। मसला धर्म से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा आप संकोच करते हैं, लेकिन ठाकुर वाले मामले में संकोच नहीं करते हैं। या संकोच करना चाहिए था तो आपको लगा नहीं कि ठाकुर की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी। स्वाभाविक तौर पर यह प्रतिक्रिया आई है, और ये प्रतिक्रिया आना भी स्वाभाविक है। ये कोई मतलब यही तो ठाकुरत्व है ना। आनंद मोहन ने किस अंदाज में, जिसको आज कह रहे हैं कि जी काटना बोलना सही नहीं है, गर्दन काटना सही नहीं है, यही ठाकुरत्व है जिसका परिचय आनंद मोहन ने दिया है। और उसी स्वभाव की चर्चा मनोज झा ने किया है। मनोज झा कभी किसी को बोलते हैं कि जीभ काट लेंगे, करेजा तोड़ देंगे, नहीं बोलते हैं। तो उनके अंडर का ठाकुरत्व कैसे बात होगी? तो जो ठाकुर टाइप इस तरीके से बोलता है वो ठाकुर, उस ठाकुरत्व की बात हुई ना। खैर, चीजों को जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते थे तेजस्वी या लालू, वो कहीं न कहीं आधे रास्ते में ही फेल कर गया और इस तरीके से पैंचर कर गया कि अब बैकफुट पर आना पड़ रहा है। लेकिन ये अभियान रुका नहीं है, ये अभियान जारी है। आज सिद्दीकी के उस बयान पर, जिस पर बवाला मचा हुआ है, जरा उस बयान को भी गौर से देखिए। ये उसी के 26% जिसमें पूछी जाती महिला सब कलपुरी जी को गाली। और अभी जब ये हो रहा है कि सब महिलाओं का आरक्षण, तो हम लोग कहते हैं भैया महिला का आरक्षण कीजिए जरूर, मगर उस महिला के आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर तीनों पॉल लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। ये करी है। हाँ, इसमें ठाकुर शब्द नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर हमला सवर्णों के खिलाफ कि बॉब कट रखने वाले। आप कौन खाली सवर्ण बॉब कट और लिपस्टिक लगाती है भाई? अब तो सवर्ण से ज्यादा पिछड़ी जाति की महिलाएं लिपस्टिक और बॉब कट कटा कर चलती हैं। आपको पैमाना रहा है। लेकिन जिस दौर के राजनीति में के उपज लालू है, ठीक उसी दौर के राजनीति की उपज सिद्दीकी भी है, उसी स्कूल से पढ़े हुए चंद्रशेखर भी हैं, उसी स्कूल से पढ़े हुए जगदानंद सिंह भी हैं। इन तमाम इस तरीके के जो नेता हैं, इसी स्कूल से पढ़े हुए, क्या कहते हैं, ये आपको आलोक मेहता भी हैं, वो भी कुछ इसी तरीके का बयान दे दिए थे। बड़ा बवेला मचा था, माफी उनको मांगना पड़ा था। इसी तरह से जाति सूचक बात उन्होंने कह दी थी। तो ये सारी चीजें उस स्कूल की वजह से है, जो स्कूल आज से 50 साल पहले स्थापित हुआ था। और उस स्कूल का नारा था, पिछड़ा मांगे 100 में 60। उस समय में स्वाभाविक तौर पर 90% राजनीति में सवर्ण लोग थे, तो वो नारा मजबूती के साथ लोगों के बीच गया, लोगों के जहन में प्रवेश किया कि भाई हम वोटर, हम ये, और सत्ता भोग रहे हैं वो। लेकिन आज तो स्थिति नहीं है। आज अब बताइए कि बिहार में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 40। उस 40 में 28 दलित और पिछड़ी जाति के लोग सांसद हैं। सवर्णों की संख्या मात्र 12 है। तो कैसे कह दीजिए कि पिछड़ा माने? 60 से तो ज्यादा है आप। 60 तो आप मांग रहे थे, 24 न हुआ, आप तो 28 हैं। उसी तरीके से विधायक का देख लीजिए, 243 है, मात्र 55 है। अब सोच लीजिए कि कितना परसेंट आप हैं। क्या आप उसको कहेंगे? 80% आप हैं। तो यही जो नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं, वो चीजें तो खत्म हो चुकी है, काफी दूर चल रहा है। प्रतिनिधित्व का सवाल है तो आपका प्रतिनिधित्व जितनी जाति है उससे ज्यादा आपका प्रतिनिधित्व है, या फिर जितनी जाति, जितना आपका जातीय समीकरण में जो प्रतिनिधित्व बनता है उस प्रतिनिधित्व पर आज भी है। अब वहां पहुंच चुके हैं। पंचायत में आरक्षण है, उस आरक्षण के अलावा अधिकांश सीटों पर पिछड़ी जाति के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य हैं।
जहां रिजर्वेशन नहीं है? कहां कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है वहां सवर्ण की? जितनी 10% आबादी है 10% वो लोग हैं। तो आबादी के अनुसार तो पहले से ही सवर्ण अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। तो फिर ये राजनीति पास्ट हो चुका है, जो राजनीति अब इतिहास बन चुका है, जो स्कूल अब खंडहर हो चुका है, तो उस स्कूल के थॉट का मतलब क्या है? इस सच को न वामपंथी स्वीकार कर रहे हैं, न इस सच को समाजवादी स्वीकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज दोनों की राजनीति संघर्ष कर रही है। देश की राजनीति के उस मुहाने में खड़ा है कि 2024 में अगर बदलाव नहीं हुआ तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी आपको दिख रहे हैं, जाति आधारित राजनीति करने वाले, पिछड़ा बनाम अगड़ा करने वाले, हाशिए पर नजर आएंगे। वामपंथियों का भी यही हाल होगा, क्योंकि वो आज भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि अब जमीन सवर्ण के हाथों में रहा कहां, अब वो शोषण का आधार रहा कहां, अब गैरमजरुआ और सरकारी आम और खास की जो लड़ाई होती थी अब वो लड़ाई है कहां, अब सवर्ण का बदसाहत वहां है कहां? अब तो लड़ाई आपको पिछड़ों से है, और उस लड़ाई को आप मजबूती से लड़ने की स्थिति में आज भी नहीं है। वहां आप कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके की गोलबंदी आप सवर्णों के खिलाफ करने में कामयाब होते हैं, वो गोलबंदी पिछड़ों के मामले में नहीं हो पाते हैं। तो ये एक कंट्राडिक्शन है कास्टीय पॉलिटिक्स का और वर्ग संघर्ष के पॉलिटिक्स का, और उसी पॉलिटिक्स में ये चीजें फंसती हुई दिख रही हैं। चलते चलते सिद्दीकी जी का वो भी भाषण आप भी सुन ही लीजिए, जिसमें लिपस्टिक और चिपस्टिक की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें वही हैं। राजनीति को ये लोग 95 के दौर में ले जाना चाहते हैं, राजनीति को ये 77 के दौर में ले जाना चाहते हैं, जबकि देश 2023 में पहुंच गया है। इसका एहसास ही इन लोगों को नहीं हो रहा। चलिए देखिए, राजनीतिक कसरत है ये, इसी को कसरत कहते हैं। दोनों तरफ से कसरत चल रहा है। कौन किसको पटकनी देता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मजा लीजिए। ये देखिए, ये धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये जता रहा है कि आने वाला देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है, क्योंकि दोनों ऐसा नैरेटिव है जिस नैरेटिव के सहारे ज्यादा दिनों तक इस देश की राजनीति को खींचा नहीं जा सकता है। अंत में आपको आना पड़ेगा, लोगों का माली हालत कैसे सुधरे, लोगों को रोजगार कैसे मिले, रोजगार का अवसर कैसे बढ़े, ये सारी चीजें ही मूल में आनी है। और ये राजनीति जब तक चलेगी, देखिए चलने दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली राजनीति वहीं आकर रुकनी है। और जब वो राजनीति वहां आकर ठहर जाएगी तो सच में जिसकी बात की चर्चा हम लोग करते हैं, विश्व के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान होगी, ये भी तय है। भारत बौद्धिक रूप से भी दुनिया को टक्कर देगा, ये भी तय है। भारत सभी क्षेत्रों में एक अलग पहचान स्थापित करेगा, ये भी तय है। तो ये जो दौर है, ये दौर संक्रमण का दौर है। भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आती गई हैं, जाती रही हैं, लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी।